नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार। आप देख रहे हैं प्रबल भारत की बुनियाद न्यूज। कोई काम नहीं है इस सरकार का। सर, अभी देख रहे हैं रोड का काम हो रहा है, अन्य जगहों पर काम हो रहा है। रोड कुछ का लोगों से काम हमारी चर्चा हुई तो बहुत सारे लोगों ने बात किया कि रोड का काम हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं? रोड का काम सभी सरकारों ने अपने-अपने समय में जो भी करना था किया। लेकिन और जो सरकारें थीं, चाहे वो बीएसपी थी, चाहे एसपी थी, इन लोगों ने लोगों को रोज़गार के लिए जो है काम किया, नौकरी के लिए काम किया, पढ़ाई-लिखाई के लिए काम किया, दवाई के लिए दुनिया भर के ऑल इंडिया अस्पताल जो है मेडिकल कॉलेज इन लोगों ने दिया। और ये सरकार जब से आई है, इनका जो है ऑल इंडिया अस्पताल केवल कागज़ों में है, कहीं बन नहीं रहा है। ठीक मतलब है? जनता खुश नहीं है क्या? जनता एकदम नहीं खुश है इनसे। इस सरकार से क्या पीड़ा है जनता को? बता तो रहे हैं, अभी आपके सामने इन लोगों ने बताया कि महँगाई की मार झेल रहे हैं लोग, दुनिया भर की परेशानियाँ हैं, 5 किलो राशन से लोगों का जो है कोई भला थोड़ी ना होने वाला है। नमस्कार, मैं हूँ विनोद कुमार, आप देख रहे हैं प्रबल भारत की बुनियाद न्यूज। आज इस वक्त हम उपस्थित हैं जौनपुर जिले के खुटहान क्षेत्र में। आज यहाँ पर हम कुछ लोग हैं जो एक संगठन से समाज के विकास का नेतृत्व करते हैं, समाज में जागरूकता का नेतृत्व करते हैं। आज के दौर पर समाज का क्या माहौल है, आज के दौर पर समाज किन परिस्थितियों में चल रहा है और समाज को बदला कैसे जा सकता है, यहाँ संगठन के कुछ अधिकारी पदाधिकारी गण हैं और आज आइए हम उनसे आपको रूबरू कराते हैं। आज समाज की स्थिति और आज के जो है सरकार शासन प्रशासन के द्वारा आज समाज को क्या लाभ हो रहा है और शासन प्रशासन से समाज कितना प्रभावित है, आज कुछ ऐसे ही हम बात करेंगे। यहाँ कुछ अधिकारी पदाधिकारी हैं, आप देख सकते हैं। आज हम उनसे रूबरू कराएंगे और आप बात करेंगे जैसा कि आज समाज को किस दिशा में हमें ले जाना चाहिए। तो ठीक है, हम बात करेंगे। सर, जानना चाहूँगा सर, आपका नाम सर? जी, मैं रामजीत मौर्य हूँ। जी सर, धन्यवाद। कि सर, आज के समय में, आज की सरकार में समाज किस दिशा में जा रहा है? समाज की समाज अगर पूछ ही रहे हैं तो समाज आज उस दिशा में है। महँगाई का मार इतना झेल रहा है समाज, महँगाई से तंग है समाज। आज से 10 साल पहले जो चीज़ समाज ₹5 में खरीदता था, आज वह सीधा-सीधा ₹10 में समाज खरीदता है। समाज मज़दूरी करके अपना जीवन-यापन करता है। मज़दूरी अगर ₹250-300 की मज़दूरी करके आता है, तो उसके पास अगर 4 बच्चे हैं, तो उसी ₹250 में पढ़ाई है, लिखाई है, दवा है, कपड़ा है, लत्ता है और खर्चे हैं, वो कैसे उठाता होगा? जी सर, जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं और बहुत अच्छी बात आपने कही कि समाज को एक नया दिशा देने के लिए, और जबकि बात ये है कि महँगाई पर आपने चर्चा की, याद आई महँगाई की, तो वास्तव में हम बात करेंगे। सर, मैं चाहूँगा सर, आपका नाम? राम नारायण। जी सर, धन्यवाद। सर, जैसे कि अभी महँगाई पर बात हो रही है, सर महँगाई को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? महँगाई को लेकर हम यह कहना चाहते हैं कि जो भी गरीब लोग हैं, वो इतना परेशान हैं कि उनकी मज़दूरी जो भी है, वो उससे उनका कुछ भी नहीं चल पा ठीक है रहा। सर, लेकिन अब गरीबों की बात कहा जाए तो गरीबों की सुधि लेने के लिए आज की सरकार फ्री राशन बाँट रही है। तो राशन केवल गेहूँ मिल जाएगा, चावल मिल जाएगा और दाल-वाल तो नहीं मिलेगी ना। ₹150 से अधिक जो है किलो की दाल है। 4-5 परिवार हैं, एक मीटिंग दाल जो है, वो ₹250 ₹300 लगेगा, तो महीने में उसको ₹1000 की दाल ही हो जाएगी। सर, जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसे कि अभी समाज में अन्य मीडिया पर बातें हो रही है, मन की बात कहीं हो रही है, तो कहीं सरकार बात भलाई के लिए कर रही है, शोषित वंशों की भलाई की बात कर रही है, महँगाई की मार को लोग तो झेल रहे हैं जैसा कि आपके अनुसार, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूँ, बहुत सारे लोग खुश हैं, बहुत सारे लोग राशन पाकर खुश हैं। तो क्या है कि राशन फ्री में बाँट रही है सरकार, तो क्या है, मतलब कि समाज की भलाई के लिए कर रही ना? हाँ, ये तो भलाई तो है, लेकिन ये कुछ वस्तुएँ ऐसी हैं कि जो दैनिक जीवन में प्रयोग में लाई जाती हैं, तेल है, मसाला है, सब्ज़ी है, ये सब दालें हैं और हैं, साबुन है, नहाने का लिए है, कपड़ा धोने के लिए है, दवा है, सब महँगी बिक रही। तो महँगी बिक रही है। तो ठीक है, आप संगठन के लोग हैं, जैसे समाज के अंदर आप नेतृत्व करते हैं। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ हमारे बीच में एक खड़े हैं, जैसा कि मैं बता दूँ, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं
जबकि वामसेप संगठन की मीटिंग को संभालते हैं और वामसेप संगठन के अनुसार नेतृत्व में काम भी कर रहे हैं। मैं सर आपसे बात करूँ, सर आपका नाम सर? श्रीपत मौर्य। जी सर, जैसे कि आप एक संगठन से हैं, इस संगठन से समाज को एक नई दिशा देते हैं। लेकिन आज की बात क्या है कि आज की सरकार जो है, यूपी सरकार, समाज को एक नई दिशा देने के लिए दावे करती है। उनके दावों पर आप क्या कहेंगे? उनका सारा दावा खोखला है। जमीन पर कोई काम नहीं है इस सरकार का। सर अभी देख रहे हैं रोड का काम हो रहा है, अन्य जगहों पर काम हो रहा है। रोड कुछ का लोगों से काम हमारी चर्चा हुई तो बहुत सारे लोगों ने बात किया कि रोड का काम हो रहा है। आप क्या कर रहे हैं? रोड का काम सभी सरकारों ने अपने 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 समय में जो भी करना था किया। लेकिन और जो सरकारें थीं, चाहे वो बीएसपी थी, चाहे एसपी थी, इन लोगों ने लोगों को रोजगार के लिए जो है काम किया, नौकरी के लिए काम किया, पढ़ाई लिखाई के लिए काम किया, दवाई के लिए दुनिया भर के ऑल इंडिया अस्पताल जो है मेडिकल कॉलेज इन लोगों ने दिया। और ये सरकार जब से आई है, इनका जो है ऑल इंडिया अस्पताल केवल कागजों में है, कहीं बन नहीं रहा है। मतलब ठीक है? जनता खुश नहीं है क्या? जनता एकदम नहीं खुश है इनसे। इस सरकार से क्या पीड़ा है जनता को? बता तो रहे हैं, अभी आपके सामने इन लोगों ने बताया कि महंगाई की मार झेल रहे हैं लोग, दुनिया भर की परेशानियां हैं। 5 किलो राशन से लोगों का जो है कोई भला थोड़ी ना होने वाला है। आज किसी को अपने बच्चे को पढ़ाना हो, आप किसी जो ग्रेजुएशन की फीस थी पहले, जो आदमी 1200-1300 रुपए में पूरे साल की फीस दे देता था, आज वही फीस कम से कम जो है 7,000, 8,000, 10,000 रुपये जो है सालाना हो गया है। मतलब सीधे आप सोचिए कि एजुकेशन पर इन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था लागू कर दिया है कि 1200 का 12,000 रुपये लग रहा है। मतलब सीधे 10 गुना एजुकेशन फीस इन्होंने महँगी कर दी है। अब आदमी जो है अपने बच्चों को ग्रेजुएट नहीं करवा सकता है, गरीब आदमी। आप सर हायर एजु घर-घर में फ्री गैस सिलेंडर पास करके घर-घर सिलेंडर पहुँचा दिया गया है, ताकि महिलाओं को सुविधा मिले और जो है कि ताकि हर घर में जहाँ पर चूल्हे नहीं जलते थे, कम से कम गैस सिलेंडर द्वारा चूल्हे तो जले। सरकार का जो है, सरकार इस तरीके से गरीबों की मदद कर रही है। पूरे गाँव में हर घर को सिलेंडर नहीं मिला है। अगर किसी गाँव में 10-20 सिलेंडर मिल गया है और लेकिन वो फ्री देने का मतलब क्या रहा? जो सिलेंडर 400 रुपए का मिलता था, आज वो सिलेंडर 1200 रुपए तक गया है। अभी सामने 5 राज्यों का चुनाव था, उसी में 200 रुपए इन्होंने कर दिया कम। और फिर क्या बोलते हैं ये, सामने फिर 2024 में लोकसभा है। उसको देखते हुए इन लोगों ने 200 रुपए कम किया। जैसे लोकसभा बीतेगा, इनकी सरकार दोबारा अगर बनी, तो फिर यही सिलेंडर 1500 रुपए से लेके 2000 रुपए का तो क्या बिकेगा। चाहते हैं आप? बनाएँगे दूसरी बार सरकार इनकी सन 2024 में ना? हमने आज तक कभी नहीं वोट दिया इनको, आगे भी नहीं देंगे। आखिर क्यों? क्या मतलब कि आखिर क्यों, क्या तकलीफ है? आखिर दो सन 2024 में क्या सरकार फिर से वापस आएगी, रिटर्न करेगी? इनकी जो पॉलिसी है वो एकदम सही नहीं है। आज का आप अखबार उठा के देखिए, ठीक है, कोई चैनल उठा के देखिए, ये मतलब जो डेवलपमेंट का काम है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन का काम, जैसे रोड का काम तो इनका दिखता है, लेकिन एजुकेशन का काम इनका एकदम नहीं दिखता है, मेडिकल का काम इनका एकदम नहीं दिखता है। तो अगर आज किसी को बीमारी कोई भारी बीमारी हो जाए, कोई बड़ी बीमारी हो जाए, अगर उसको दवाई के लिए जाना हो, हमारे यहाँ अगर किसी को झटका लग जाता है, हल्का-फुल्का भी अगर झटका लग गया, तो यहाँ से 35-40 किलोमीटर दूर हमारा जो है सदर हॉस्पिटल है। अभी आप वहाँ भी जाएँगे तो वहाँ अगर वेंटिलेटर की बात करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 1, 2, 3, 4 वेंटिलेटर होगा पूरे ज़िले के लोग, और मरीज़ निकल रहे हैं रोज़ 500। मजबूरी में लोग प्राइवेट अस्पतालों में जाते हैं, उनका खेती-बाड़ी तक बिकने की स्थिति हो जाती है, जो प्राइवेट अस्पताल के लोग लूट रहे हैं। सरकार फैसिलिटी नहीं दे पा सर रही है। सरकार ने स्वास्थ्य बीमा योजना लागू किया है, जिसका लाभ लोग उठा रहे हैं। उसका लाभ किसी को कुछ नहीं मिल रहा, बस केवल कागज़ों पे चल रहा है। कागज़ों पे उनका जो है बीमा योजना चल रहा है, बाकी अगर आप किसी को जो है हॉस्पिटल बीमा योजना लेके जाए, तो वहाँ उसको इधर-उधर जो है भटका दिया जाता है कि ये करके लाओ, वो करके लाओ। तो एक पूरी मोटी फाइल तैयार करने में तब तक उसका पेशेंट जो है बीमार होके मरने की स्थिति में हो सर जाता है। जैसे कि आप राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला जी, अध्यक्ष हैं, जी। तो किस तरीके से आने वाले समय सन 2024 का जो सामने चुनाव है, संगठन को किस मोड़ की तरफ ले चलेंगे? और आपके संगठन में क्या भूमिका निभाएगी? आने वाले 24 में क्या रणनीतियाँ चुनाव की बदलेगी? देखिए, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वामन मेश्राम साहब वामसेप और भारत मुक्ति मोर्चा के, और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चौधरी विकास पटेल साहब, इन लोगों ने जो प्लान कर रखा है भविष्य में कि अभी हम 2030 तक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे समाज का, और समाज परिवर्तन का आंदोलन खड़ा करेंगे। समाज परिवर्तन, जब तक समाज परिवर्तन नहीं होगा तब तक यहाँ की व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो सकती, और व्यवस्था परिवर्तन के लिए समाज परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। और ये समाज परिवर्तन की लड़ाई जो हम लोग आज मान्यवर कांशीराम साहब से शुरू हुई है,
शुरू तो और बहुत बहुत पहले से हुई है, लेकिन आज़ादी के बाद एक बार लड़ाई ठप हो चुकी थी। उसको शुरू किया माननीय कांशीराम साहब ने, डी के खापड़ने साहब ने, दीना भाना साहब ने। उसके बाद धीरे-धीरे आया, बीच में मामला रुक गया था। अभी इस समय वामन मेश्राम साहब इस लड़ाई को लड़ रहे हैं पूरे भारत में। आज लगभग भारत के हर राज्य में संगठन खड़ा हो चुका है। कोई भी छोटा-मोटा आंदोलन होता है तो लोग जो है सड़कों पर उतरते हैं। भारत बंद करने की स्थिति आती है तो भारत बंद करते हैं। प्रदेश बंद करने की स्थिति आती है, प्रदेश बंद करते हैं और ज़रूरत पड़ी तो 2030 तक हम लोग ये परिवर्तन करके रहेंगे। और ये जो आप चुनाव का मामला कह रहे हैं, चुनाव जब तक ईवीएम मशीन रहेगी यहाँ अपने देश में, तब तक ये जो है मनुवादी लोग, जिनको साफ शब्दों में कहा जाए कि इनकी सरकारें बनती रहेंगी। और हमारे लिए तो जैसे कांग्रेस की सरकार थी, ठीक है, वैसे हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्योंकि दोनों सरकार मनुवादियों की है। जब ये एक जो है कम्युनल का नारा लेके आती है और एक सेकुलर का नारा लेके आती है, और ये कम्युनल और सेकुलर में हम लोगों को उलझा के सर अभी और आपने ईवीएम का नाम लिया। जी तो सर क्या है मतलब कि ईवीएम के द्वारा चुनाव हो रहे हैं और जब ईवीएम के द्वारा चुनाव हो रहे हैं जनता चुनाव भी कर रही है और देखिए जैसे कि हर राज्यों में बीजेपी बहुत जोर शोर से आ रही है लेकिन क्या है कि आप ईवीएम के बारे में क्या कहना चाहेंगे क्योंकि सन 2024 में फिर से चुनाव ईवीएम से ही हो सकता है संभव हो लेकिन क्या सन 2024 बदलेगा? ईवीएम नहीं बदलेगा, क्योंकि अगर ईवीएम हट गया तो इनकी सरकार नहीं बनेगी। ये गांव प्रधान नहीं होंगे, एक ये गांव के ये प्रधान ही गांव के रह प्रधान हाँ, नहीं होंगे मनुवादी लोग। जिस दिन हाँ। ईवीएम हट गई इनको पता चल जाएगा। लेकिन सर आज अभी आज ईवीएम पर बहुत सारे लोगों ने चर्चा भी किया लेकिन ईवीएम ईवीएम पर चर्चा होने के बावजूद भी ये बात अभी तक प्रमाणित नहीं हो सका ना कि कह रहे ईवीएम ईवीएम से चुनाव करने में जनता का फायदा है समाज का फायदा है आप क्या कहना चुनाव आयोग सामने क्यों नहीं आता बात करने? सामने तो चुनाव आयोग आता नहीं बात करने कभी। पीछे हटता है। जब ईवीएम की मतलब पता चलता है कि हैक होता है ईवीएम तो लोग चैलेंज देते हैं, तो सामने चुनाव आयोग आता नहीं है, पीछे हट जाता है। इसका मतलब कुछ न कुछ दाल में काला है। हुँ, तो सर जैसे ईवीएम का था अभी जैसे आप बात कर रहे हैं तो जैसे कि मैं आपको बता दूं कि अभी इंडिया गठबंधन में दिल्ली में मंथन हो रहा है और इंडिया गठबंधन एक साथ चुनाव लड़ रही है और लड़ने के लिए तैयार भी सीटों का बंटवारा पर चल रहा है तो क्या सन 2024 में इंडिया गठबंधन कुछ कर पाएगी? बिल्कुल कर पाएगी, लेकिन शर्त ये है कि जिस दिन जब तक ईवीएम नहीं हटेगा, ईवीएम मेन मुद्दा है। जब तक ईवीएम नहीं हटेगा, चाहे कोई गठबंधन बना ले, तब तक सरकार मनुवादियों की रहेगी। ईवीएम ईवीएम हटना चाहिए। ईवीएम हटने के लिए क्या किया जाए और मतलब लोग क्या कहें मतलब ईवीएम पे कुछ लोग सवाल करते हैं लेकिन बाद में चुप हो जाते हैं तो ईवीएम हटना संभव है? ईवीएम हटेगा। ईवीएम अब की बार 2024 में मेश्राम साहब ने चैलेंज कर दिया है कि ईवीएम हम लोग तोड़ेंगे। ईवीएम तोड़ेंगे? बिल्कुल एकदम तोड़ेंगे। बिल्कुल तोड़ेंगे। अपने-अपने बूथों एक्शन हो सकता है ईवीएम तोड़ेंगे तो आप? हर बूथ पे हर तोड़ेंगे। बूथ पे तोड़ेंगे। कम से कम सर एक्शन हो जाएगा ईवीएम तोड़ेंगे आप? कुछ हो नहीं, जाए एक्शन, हो जाए कौन सी कोई आफत दिक्कत आ नहीं रही है। है। देश के लिए अगर हम हाँ, लोग जा रहे हैं तो क्या दिक्कत है? ईवीएम से संतुष्ट नहीं है? बिल्कुल नहीं। एकदम नहीं संतुष्ट है। देख रहे हैं जैसे कि मैं आपको बता दूं कि ये समाज सेवी लोग हैं संगठन से काम करते हैं जैसे कि वाम से यूनिट से भी ये लोग काम कर रहे हैं और जी, जिला हमारा अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय अधिवेशन और है। राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए तैयारी भी कर रहे हैं जैसा मैं आपको बता दूं कि ये सब समाज के निचली सतह पर जमीन पर काम कर रहे हैं और जमीन पर काम करके अपने अनुभव को बता रहे हैं जैसा कि इन्होंने बताया कि सन 2024 में यदि लोग बदलाव चाहते हैं तो ईवीएम को हटाना होगा लेकिन अभी भी ईवीएम हटाने के लिए लोग संघर्ष कर रहे हैं भारत बंद कर रहे हैं अन्य जगह काम भी कर रहे हैं फिर ईवीएम तोड़ने की चर्चा भी कर रहे हैं। कहाँ तक ये पहुँच पाएँगे, कहाँ तक संगठन काम करेगा तो और अपील है हमारी। जी, जी। तो अभी कुछ बात कहना चाहता हूँ, हम सुनें। जी। अपील ये है कि ईवीएम का मामला जो आप अभी बात कर रहे हैं, ईवीएम का मामला हम लोगों का पहले एक बार अभी चुनाव आयोग घेरने का मामला चल रहा था। जी। तो ये राष्ट्रीय अधिवेशन हमारा 24 से 28 सितंबर तक लगा। तो ये राष्ट्रीय अधिवेशन हर साल लगता है किसी न किसी अलग राज्य में। जी। जैसे पिछली बार यहाँ उत्तर प्रदेश में था, 5 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन था। तो ये एक हिसाब से ओबीसी, एससी, एसटी माइनॉरिटी के लिए बहुत बड़ा महाकुंभ लगता है। पूरे देश के लोग जो जो है सारे राज्य के लोग जो है पूरे देश के सारे राज्यों से लोग आते हैं। वहाँ जो है मंथन होता है कि हम लोगों का ये सरकार जो है अभी 1950 से लेके आज तक जो हम लोगों को मिला है, क्या-क्या मिला है और क्या-क्या नहीं मिला है, हमारा नुकसान कहाँ हो रहा है। इस पे जो है 5 दिन तक लगातार मंथन होता है। तो मैं तमाम सारे साथियों से अनुरोध करूँगा कि जो है परसों 23 तारीख है और 24 को वहाँ पहुँचना है। हमारे साथ यहाँ से तमाम सारे साथी चल रहे हैं। सर महाधिवेशन कहाँ पर हो रहा है? नागपुर। नागपुर उस महाधिवेशन में कितने लोग उपस्थित रहेंगे? कम से कम जो है 4 से 5 लाख लोगों को इकट्ठा होने का उम्मीद है, वहाँ इतनी व्यवस्था हो रही है।
तो वो अधिवेशन कब से कब तक चलेगा और उस अधिवेशन के अंतर्गत समाज के अंदर क्या विचार पहुँचेगा? उस राष्ट्रीय अधिवेशन में जो भी यहाँ से लोग जा रहे हैं, जी, जी। सारे नए लोग जा रहे हैं और जब वहाँ पहुँचेंगे, लोगों को सुनेंगे, वहाँ मंच से जो विचार मंथन होता है, तो वो सारे लोग वहाँ से परिपक्व होके आएँगे और वो समाज में फिर उसी तरह की बात करेंगे। जैसे अभी ईवीएम का मामला, बहुत बड़ा मामला है। जी, जी। अभी हम लोग 31 जनवरी को, यही 31 जनवरी 2024 को हम लोग दिल्ली जो है ईवीएम के खिलाफ एक बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन होगा। कम से कम वहाँ जो है 4 से 5 लाख लोग जो है दिल्ली पहुँचेंगे और चुनाव आयोग कार्यालय घेरेंगे। तो इसकी भी तैयारी चल रही है। आपकी बात चुनाव आयोग मानेगा? हमारी बात चुनाव आयोग माने ना माने, इस देश के जनता तो देखेगी कि कौन लड़ रहा है ईवीएम के खिलाफ, सच्चाई पे कौन लड़ रहा है। जी सर, संगठन के तौर पर जिससे ग्रामीण ग्रामीण स्तर पर आप ज़मीन पर काम कर रहे हैं। आज की ग्रामीण स्तर पर जो ज़मीनी हालात है, गरीबों की दशा कैसी है? बहुत खराब है, बहुत खराब है। क्या मतलब किस तरीके से उन्हें होना चाहिए? गरीबों के पास ज़मीन है कहाँ? गरीबों के पास ज़मीन है कहाँ? मड़ैया भी डालने के लिए ज़मीन नहीं है। ज़मीन तो सब मनुवादियों के पास है। अभी जो 100-100 जनगणना एकड़ के हुई, काश्तकार हैं, 2-200 एकड़ काश्तकार हैं, 5-500 एकड़ काश्तकार हैं। बैकवर्ड एससी, माइनॉरिटी, एससी, एसटी के पास कहाँ ज़मीनें हैं? हमको तो मड़ई भी डालने के लिए ज़मीनें नहीं हैं। हमारी ज़मीनें तो छीन ली गई अभी एक जाति सीलन जनगणना हुई लाके। बिहार में। सीलन तो व्यवस्था सर लाके हमारी ज़मीन तो छीन जाति ली गई। जनगणना सपोर्ट करते हैं आप? एकदम सपोर्टर हैं। जाति जनगणना अभी बिहार में हुई है, वहाँ फाइनल हो गया किसके पास कितनी ज़मीन है, किसके पास कितनी तो पता नौकरी है, चल किसके जाएगा। पास कितनी आबादी है। क्या उत्तर प्रदेश में भी जाति जनगणना होना चाहिए? अरे बिल्कुल होना उत्तर चाहिए। प्रदेश आप कह रहे हैं, हम कह रहे हैं पूरे भारत में जाति जनगणना होना चाहिए, हर राज्य में होना चाहिए, हर समाज के लोगों को उनका हक अधिकार। माननीय कांशीराम साहब ने नारा दिया था, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, और ये होना चाहिए। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी जो है 1973-72 में नारा सर दिए थे। जाति जनगणना में जाति व्यवस्था पर क्या असर पहुँचेगा? जाति व्यवस्था पर आप भारत देश में हैं, आप ये देखिए पहले, यहाँ सब कुछ जो है आज भी जाति के आधार पे होता है, भेदभाव जाति के आधार पे होता है। संविधान लागू हुआ आज 75-76 साल हो गया, लेकिन यहाँ भेदभाव अभी आज तक आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी जो है चमार व्यक्ति ने या पासी व्यक्ति ने या किसी वाल्मीकि ने किसी ब्राह्मण के ऊपर पेशाब किया हो। लेकिन ऐसी तमाम सारी खबरें आती हैं कि आए दिन कि ब्राह्मणों ने फलाने के मुँह पे पेशाब किया और ब्राह्मणों ने उनके मुँह पे ये किया, वो किया। तो इस तरह की दुनिया भर की जो खबरें आती हैं, तो ये जाति के हिसाब से शोषण होता है। तो जब जाति के हिसाब से शोषण होता है, तो आपको जाति की जनगणना काहे नहीं करवाएँगे? तो जाति के हिसाब से दीजिए ना हिस्सेदारी। आप भी पक्ष में हैं जाति जनगणना के? अरे बिल्कुल बिल्कुल पक्ष है। में है, होना चाहिए जाति जनगणना? बिल्कुल होना एकदम चाहिए। होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। जाति जनगणना होने से पता चल जाएगा कौन कितना खा रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं संगठन के लोग हैं, कुछ ज़मीनी स्तर पर जो गरीबों के बीच में जाकर काम कर रहे हैं संगठन के माध्यम से। जैसे कि यहाँ वामसेप के कार्यकर्ता भी हैं और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि लोग अथक परिश्रम के साथ चल रहे हैं और समाज के को नेतृत्व भी कर रहे हैं। समाज में जो दबे कुचले लोग हैं, उनके बीच में उनकी मध्यस्थता करते हैं, उनके बीच में उनके सुख-दुःख को सुनते हैं। इन्होंने आज यहाँ पर अपना विचार प्रकट किया और ये इनका विचार रहा है। तो हम आगे ऐसे ही खबरें आपके बीच पहुँचाते रहेंगे। नमस्कार, मैं हूँ विनोद कौर, आप देख रहे हैं प्रबल भारत की बुनियाद।